आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल इन योर लाइफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स ऑफ साइंस की एक सीरीज़ चालू है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना फिज़िक्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और बायो करेंगे। तो आज कोई नया और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि आपका एक चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी, वो मिस हो गया था पहले। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसको कंप्लीट कर दूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और कल या फिर जो अब अगली वीडियो आएगी उसमें आपको हीट के का थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? जैसा कि हमने देखा होगा कि आपने बोला भी होगा कि एक रबर है, बहुत इलास्टिक है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टील उससे ज़्यादा इलास्टिक होती है? ऐसा क्यों होता है, आपको बताते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड टू इट एंड रिकवर्स ओरिजिनल स्टेट एज सुन एज डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव। जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ये जो फोर्स है ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स वो है जो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को की शेप को चेंज करे या फिर उसके साइज़ को चेंज करे। ठीक है, जैसे कि आप अगर रबर है, आप रबर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साइज़ और शेप को थोड़ा सा डिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतनी साइज़ और उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, और अगर आपने उसको डिफॉर्मिंग फोर्स उसका कम कर दिया, फिर एकदम ही हटा दिया, तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर। ओके, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है। मीन्स इट्स लिमिट, इसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। कि इसका मतलब क्या है? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अपॉन विच द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड। वो मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है उसकी मैक्सिमम कितना लग सकता है। ठीक है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी जो है वो मेंटेन हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एकदम उसको स्ट्रेच कर दिया, तोड़ ही दिया, तो वो क्या हुआ, वो उसकी लिमिट नहीं, वो लिमिट से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये होता है। प्लास्टिसिटी इस चैप्टर का पार्ट नहीं, लेकिन मैंने सोचा आपको पढ़ा दूँ, बहुत ही छोटा सा है ये तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं, मतलब वो बॉडी या फिर ऐसी कोई बॉडी जिसमें आप अगर किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल स्टेट है वो वापस नहीं आता। ठीक है, अगर आप जैसे कोई प्लास्टिक का बैट है, ठीक है, आपने उसको मोड़ दिया, तो वो हल्का फुल्का स्ट्रेच मार्क्स उसमें दिखते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ओरिजिनल स्टेट में खुद नहीं आता है वो। ठीक है, तो वो खुद तो बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब वो जैसे कि हम लोग ने ऊपर क्या पढ़ा था कि वो अपने आप ही आ जाता था अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, लेकिन ये खुद नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। It is the internal restoring force acting per unit area of cross section of deformed body is called stress. Stress क्या है? जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स जिसको कहते हैं, जो अपनी इस बॉडी को फिर से रिस्टोर करे। मतलब कि वो फोर्स किस फोर्स से वो अपनी बॉडी को फिर से मेंटेन करता है। कौन सी बॉडी? जो डिफॉर्म्ड है, मतलब जिसमें हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, लेकिन उसके हटाने के बाद जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाता है, तो उसके बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट लाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। इसके एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेन। ठीक है, सो ये क्या होता है कि इट इज़ द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन और इन शेप ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जो रिलेटिव चेंज होता है उसके डायमेंशन में और शेप में। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई बॉडी को आपने खींचा, तो शायद हो सकता है कि वो उतना प्रॉपर उसका ओरिजिनल स्टेट में ना आई हो, थोड़ा बहुत चेंज हो गया उसके डायमेंशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको मेजर कैसे किया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। कितना चेंज उसकी लॉन्गिट्यूड्स में आया है और कितना उसके वॉल्यूम में, उसका जो डिवीजन होता है उसके बाद स्ट्रेन निकलता है। जिससे आपने देखा होगा, अगर आप मीटर अपॉन मीटर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट रही नहीं जाएगी। ठीक है,
तो इसी तरीके स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। तो अब देखते हैं कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट ऑफ मटेरियल एंड इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इलास्टिसिटी को का कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको बोलना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा क्या बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैंने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, मैं आज ढूंढ भी रहा था लेकिन मुझे मिले नहीं। लेकिन अगर आगे मैं फ्यूचर में भी देखता हूँ, अगर होते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यंग्स मॉडुलस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अगर आप 11th या फिर 12th चैप्टर में, तो इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पक्का पक्का आता है, लेकिन हम लोग तैयारी किसी कर रहे हैं वन डे एग्जामिनेशन की, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर है तो सिर्फ जितना मैं आपको लेके आ रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल आप समझ रहे हैं कि अगर कोई चेंज जो हुआ है वो उसकी लॉन्गिट्यूड्स में हुआ है, ठीक है। स्ट्रेन हम लोग ने क्या पढ़ा था कि उसकी डायमेंशन पे चेंज होना, ठीक है। डायमेंशन में चेंज जो भी होता है रिलेटिव चेंज, उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्या होगा, अगर उसके लॉन्गिट्यूडनल में कोई स्ट्रेन या फिर चेंज है तो उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो बल्क मॉडुलस उसको बोलते हैं, अगर उसके प्रेशर या फिर वॉल्यूम पे कोई चेंज है उसको हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस रिजिडिटी क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो जैसा कि आप अब आपको देखना है कि ये जो वही ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया था, इसके ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया था, सॉरी ये तो होगा 3 पार्ट, लेकिन जो ऊपर का जो 2 हैं उसको हम लोग कैसे मेंशन करते हैं यंग मॉडुलस को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। सो इस चैप्टर में इतना ही, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस और आपको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें। और हम लोग अब आगे क्या देखेंगे, हम लोग हीट पढ़ेंगे। हम लोग के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ख़त्म भी होने वाले हैं शायद, 1 क्लास और हीट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है मैं उसको 2 क्लासेस में समअप करूं। और जो उसकी दूसरी क्लास होगी शायद से मेरी लास्ट क्लास होगी फिज़िक्स पे, उसमें एक चैप्टर और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 12 डेज़ में आई थिंक आपका पूरा नहीं 10 डेज़ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिज़िक्स, ठीक है। मतलब कि आपको 10 क्लासेस मिलेंगी फिज़िक्स के लिए। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर बायो करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायो इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो या तो बायो स्टार्ट करेंगे या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।